हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आपका 28 नवंबर की प्रीलिम्स बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। जो पहला आर्टिकल आज इंपॉर्टेंट है वो रिलेटेड है नेशनल पोर्टल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन से। एक नया पोर्टल है जिसके तहत गरिमा गृह स्कीम का भी अनावरण किया गया है। गरिमा गृह स्कीम एक शेल्टर होम है जो ट्रांसजेंडर लोगों के लिए सुविधाएं प्रोवाइड करेगा। इससे पहले बात करते हैं पोर्टल ओवरऑल है क्या। देखिए, जब भी कोई व्यक्ति जो ट्रांसजेंडर्स हैं उनको अब रिजर्वेशन भी दिया जाता है, उनको जो सुविधाएं दी जाती हैं, इसके लिए उन्हें सर्टिफिकेट बनाने के लिए वो हाँ कि वो रिकॉग्नाइज्ड है एज ए ट्रांसजेंडर, काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। इसीलिए ये पोर्टल बनाया गया है। किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा। ठीक है, ये पोर्टल करेगा क्या? ये उनको उनकी आइडेंटिटी कार्ड देगा, उनको सर्टिफिकेट देगा डिजिटली कंट्री में कहीं से भी। और ये आई कार्ड बिना किसी फिजिकल इंटरफेस के मिलता है, यानी उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसको कहीं भी देश में वो प्रिंट आउट करा के इस्तेमाल कर सकते हैं। खास बात यह है कि ये कहीं से भी डाउनलोड हो सकता है और बिना फिजिकल इंटरेक्शन के, तो काफ़ी सुविधाएं मिल पाएगी। ये राइट टू सेल्फ परसीव जेंडर आइडेंटिटी की बात करता है, यानी अगर उनको लगता है कि उनकी जेंडर आइडेंटिटी ये है तो ये उसका प्रोसीजर जो है वो इसमें डिफाइन किया गया है और बताया गया क्या नियम है जिसके तहत आप सेल्फ परसीव जेंडर आइडेंटिटी का जो आपका अधिकार है, यानी अगर आपको लग रहा है कि आप ट्रांसजेंडर हैं तो उसका जो प्रोसीजर है वो सब बताया गया है। और ये जो सर्टिफिकेट मिलता है वो डिजिटली मिलता है और आप कहीं भी इसको निकाल सकते हैं अगर कोई ट्रांसजेंडर व्यक्ति है तो। इसके अलावा जो गरिमा गृह स्कीम है वो वडोदरा गुजरात में गरिमा गृह एक शेल्टर होम बनाया गया है जो पार्टनरशिप में है। किसके साथ? लक्ष्य ट्रस्ट के साथ। तो ये क्या करेगा? ये कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ जो ट्रांसजेंडर लोग हैं उनको रिहेबिलिटेट किया जाएगा। जो पीड़ित वर्ग के लोग हैं ट्रांसजेंडर समाज में, उनके लिए क्लोथिंग, योगा, इस तरह की लाइब्रेरी की फैसिलिटीज़ हो गई, लीगल सपोर्ट हो गया। जो भी समस्या उनको रहती है, किसी को अगर जेंडर ट्रांजिशन करवाना है, सर्जरीज चाहिए, या फिर उनको ट्रांसजेंडर फ्रेंडली ऑर्गेनाइजेशंस, एम्प्लॉयमेंट, इन सभी के बारे में जानकारी देना, इन सब की सुविधाएं प्रदान करना, ये कार्य होगा गरिमा गृह का। और अभी तो ये वडोदरा गुजरात में खोला गया है, लेकिन ये प्लान है कि आगे देश के 10 बड़े शहरों में ये स्टैब्लिश किया जाएगा और 13 शेल्टर होम आइडेंटिफाई किए गए हैं। जो शहर हैं वो वडोदरा, न्यू दिल्ली, पटना, भुवनेश्वर, जयपुर, कलकत्ता, मणिपुर, चेन्नई, रायपुर और मुंबई है। मतलब ओवरऑल कंट्री के हर कोने से एक शेल्टर होम होगा ताकि ट्रांसजेंडर लोगों की जो समस्याएं हैं उनका निवारण हो सके। याद रखिए किस मिनिस्ट्री ने किया था, ठीक है, पोर्टल का नाम क्या था और ये जो गरिमा गृह है ये क्या करता है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है जानना। इसके बाद बात आती है आईमैक की। आईमैक यानी जो इंडियन नेवी का इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड एनालिसिस सेंटर है उसके बारे में। तो देखिए, ये जो अभी तक इंडियन नेवी का आईमैक था, यानी जो इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एनालिसिस सिस्टम था, वो अब जाके नेशनल मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस सेंटर बनने वाला है। क्या डिफरेंस है दोनों में? पहली बात कि आईमैक जो इसका शॉर्ट फॉर्म है ये करता क्या है। ये डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल में 2012 में अप्रूव हुआ था और ऑपरेशनल हुआ 2014 में जाके। इसका काम क्या है? इसका काम है जो समुद्री हाई सीज़ हैं, जो कोस्ट से थोड़ी दूर के इलाके हैं समुद्र के, वहाँ पे जो भी डेटा है कोस्टल रडार्स का, या जो वाइट शिपिंग इंडस्ट्रीज़ की जो एग्रीमेंट्स होते हैं, मतलब कौन से नॉन मिलिट्री कोई शिप्स मूव कर रहे हैं, मान लीजिए इंडिया के कोस्ट के पास, तो वो शिप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि भाई ये मिलिट्री का शिप है, ये किसी कंपनी का शिप है जो आ रहा है, या कोई किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का शिप है, या कोई इलीगल शिप है। तो उसके लिए जो भी वाइट शिपिंग इंडस्ट्री होती है, यानी जो भी कॉमर्शियल इंडस्ट्री के शिप होते हैं, उन्हें वाइट शिपिंग एग्रीमेंट के तहत उनको आइडेंटिफाई किया जाता है। तो वो उसका डेटा हुआ, जो रडार्स के डेटा आते हैं, या जो आइडेंटिफिकेशन सिस्टम है मर्चेंट शिप्स में, इन सभी को मैनेज करना और इसका डेटाबेस क्रिएट करना, उसको मैनेज करना, ये काम होता था आईमैक का। ठीक है, ये नोडल सेंटर भी था नेशनल कमांड कंट्रोल कम्युनिकेशन एंड इंटेलिजेंस सिस्टम का। मतलब कि ये लिंक करता था कि जो भी नेवी या कोस्ट गार्ड है पूरे देश भर के अलग अलग एरियाज़ में या आइलैंड टेरिटरीज़ के आसपास जो भी डेटा कलेक्ट हो रहा है, उन सभी को लिंक करके एक टोटल सिस्टम्स और सेटअप प्रोवाइड करता था डेटा वाइज और एग्रीमेंट वाइज कि भाई वाइट शिपिंग इंडस्ट्री के ये शिप्स अभी मूव करेंगे, या ये डेटा इस एरिया के आया है, इस एरिया से आया है, ताकि जो नेवी है और जो अलग अलग कोस्ट गार्ड्स हो गए या अलग बॉडीज़ हैं वो उस डेटा का इस्तेमाल करके इंडियन कोस्ट को सेफ गार्ड कर पाए। ये कहाँ पर इस्टेब्लिश हुआ है? ये गुड़गांव हरियाणा में है। अब बात ये आ रही है कि जो इन्फॉर्मेशन और एनालिसिस सेंटर है ये अपग्रेड होने वाला, इसे मैरीटाइम अवेयरनेस डोमेन के लेवल पे अपग्रेड किया जा रहा है। इससे होगा क्या? ये अब ज़्यादा इंप्रूव्ड मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस प्रोवाइड करेगा। नाम अभी आपको लग रहा होगा कि ये मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस है क्या, यानी कि जो भी इंडियन ओशन में जो भी कोलैबोरेशन हो रही है, जो भी प्रेवलेंट थ्रेट्स हैं अभी, उन सभी का डेटा कलेक्ट करना, वो सभी डेटा प्रोवाइड करना। क्योंकि ऑलरेडी इंडिया जो है वो एक लीडिंग कंट्री है इंडियन ओशन रीजन में, जो बाकी देशों को भी डेटा प्रोवाइड करती है। इसके लिए 2018 में ही आईमैक के अंदर एक और इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर क्रिएट किया गया था इंडियन ओशन रीजन के लिए। नेशनल इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर क्या करता था? 21 पार्टनर कंट्रीज से डेटा लाता था और उन सबको कोलैबोरेट करता था, उन सबको
कलेक्ट करके एनालाइज करता था कि कौन सा डेटा कहाँ है, क्या खतरा है, कौन से शिप्स किस कंपनी के मूव कर रहे हैं, ताकि जो नेवी है या जो वहाँ पे कोस्ट गार्ड है उसको एग्जैक्टली आइडिया हो कि ये शिप जो आ रही है ये किस कंपनी की है, किस देश की है, कौन सा थ्रेट है, क्योंकि पायरेसी भी रोकनी होती है, वरना समुद्री लुटेरे आकर, ऑफकोर्स जैसे आपने देखा है जिबूटी के रीजन में या फिर मेडागास्कर के आसपास बहुत सारी शिपों को लूट लिया जाता था, तो उनको बचाने के लिए स्पेसिफिकली इंडियन ओशन रीजन में 21 पार्टनर कंट्रीज के साथ मिलकर काम किया जाता था। तो अपग्रेडेशन बहुत ही नेचुरल सा स्टेप था इसको बढ़ाने के लिए। अब अगला पॉइंट आता है कि वाइड शिपिंग इंडस्ट्रीज होती क्या है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो शिप्स मूव करते हैं, अगर नॉन मिलिट्री शिप्स हैं, मर्चेंट की शिप्स हैं या फिर मिलिट्री शिप्स हैं, मान लीजिए अमेरिका के या लेट्स से फ्रांस का कोई शिप इंडियन ओशन में आ रहा है या ऑस्ट्रेलिया का आ रहा है, तो वो इंडियन नेवी को एडवांस में इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि भाई हमारा ये शिप इस टाइम फ्रेम में यहाँ से पास होगा, ये इसकी आइडेंटिफिकेशन है। तो हर शिप का एक कलर कोड होता है। तो वाइट कलर कोड होता है कमर्शियल शिप्स का, ग्रे होता है मिलिट्री वेसल्स का, और जो इलीगल है उन्हें ब्लैक से आइडेंटिफाई किया जाता है कि भाई कोई ब्लैक शिप मूव कर रहा है इस रीजन में, मतलब ये इलीगल है, ये खतरनाक हो सकता है, तो फिर उसके ऊपर पूछताछ होती है। तो ये एग्रीमेंट म्यूचुअल डेटा शेयरिंग होती है वाइट शिप्स के अंतर्गत, इसे कहते हैं शिपिंग एग्रीमेंट्स। तो ये डेटा चाहे शिपिंग एग्रीमेंट्स के हो या जो मूवमेंट के, वो सब काम होता है इसी को प्रोसेस करना, ठीक है, सेफ गार्ड करना हमारी कोस्ट को और इवन सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन को, जो वो लेन्स वो सिक्योर रहेंगी, कोई आउटसाइडर ना आ जाए। इसके अलावा पीलीभीत टाइगर रिजर्व के लिए बहुत सारी न्यूज़ आई हैं इस बीच में। पीलीभीत टाइगर रिजर्व को TX2 अवार्ड दिया गया, पहला इंटरनेशनल अवार्ड है TX2। TX2 अवार्ड दिया जाता है जब आप टाइगर की जनसंख्या को 4 साल में ही डबल कर लेते हैं। नॉर्मली टारगेट 10 साल का दिया गया था, लेकिन अगर कोई 4 साल के अंदर ही किसी अपनी टाइगर पॉपुलेशन को डबल कर लेता है उसे TX2 अवार्ड दिया जाता है। ये वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फाउंडेशन है WWF, इसने 2010 में लॉन्च किया था। सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिट हुई थी रशिया में, उसके तहत जो 13 टाइगर रेंज कंट्री हैं उन्होंने आपस में आके सहमति बनाई थी कि वो 10 साल के अंदर 2022 तक डबल कर लेंगे अपने टाइगर्स की संख्या को सॉरी। तो जैसे पीलीभीत ने 4 साल में डबल कर, तो उसको अवार्ड दिया गया है। तो टाइगर रेंज कंट्रीज कौन सी है ये आपको पता होना चाहिए। इंडिया, बांग्लादेश, भूटान, कंबोडिया, चाइना, थाईलैंड, नेपाल, रशिया, म्यांमार और वियतनाम। तो ये रीजन आपको याद रहना चाहिए कौन सी टाइगर रेंज कंट्रीज हैं। इसके अलावा जो ये लॉन्च किया गया था, इसका क्या लक्ष्य था? इसका लक्ष्य था कि किसी तरह टाइगर को टॉप प्रायोरिटी दी जाए वर्ल्ड लीडर्स के बीच में। जो ये कंट्रीज़ हैं ये ऐसे कंजर्वेशन स्टैंडर्ड्स बनाएं, ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें जिससे पोचिंग खत्म हो जाए, जीरो पोचिंग या इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड ना हो टाइगर्स का। ट्रैफिक एक और जो ग्रुप है जो कि इलीगल जो मूवमेंट है उसको रोकता है, उसके साथ पार्टनरशिप में है ये। तो इसका काम ही यही है कि फोकस करना कि जो टाइगर लैंडस्केप है वो सिक्योर रहे और वहाँ लोग यानी जो मनुष्य हैं और जो टाइगर्स हैं दोनों रह सकें, दोनों के लिए इंश्योर करना कि वहाँ पे इनफ स्पेस हो और ढंग से वो रह पाएँ। टाइगर पीलीभीत रिजर्व के बारे में कुछ और डिटेल थोड़ी बहुत जान लेते हैं कि कहाँ पे सिचुएटेड है ये। पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट, लखीमपुर खेड़ी डिस्ट्रिक्ट और बहरेज डिस्ट्रिक्ट तीनों में फैला हुआ है। तो अगर आपसे क्वेश्चन आया कि पीलीभीत टाइगर रिजर्व कहाँ है, अगर लखीमपुर खेड़ी या बहरेज डिस्ट्रिक्ट भी आया यूपी का, तो तीनों डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है। कहाँ पर है ये? तो इंडो नेपाल बॉर्डर के पास है और इसकी सदर्न बाउंड्री जो है वो शारदा और खाखरा नदी से मिलती है। ये 2008 में इसे रिजर्व डिक्लेयर किया गया था क्योंकि इसके स्पेशल इकोसिस्टम है जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ओपन स्पेसेस थे, जिसकी वजह से यहाँ पर कहा जाता है कि भाई जो प्रेडेटर्स हैं, काफ़ी स्पेस है, ओपन स्पेसेस हैं, तो जो टाइगर्स जैसी जो प्रेडेटर्स हैं वहाँ रह सकते थे। इसीलिए इसे इंडिया का 45th टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट बनाया गया। और जो बात इसे खास बनाती है वो ये है कि जो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है उसने एक स्टडी करी थी, उसने इसे बताया कि यहाँ जो पॉपुलेशन है टाइगर की वो स्पेसिफिकली यूनिक है तराई के रीजन में। जो तराई का रीजन होता है मतलब हिमालय के रीजन के नीचे जो इलाका आता है पहाड़ों का, उसका तराई रीजन कहते हैं। तराई के रीजन में एक तरह का यूनिक यहाँ पे बिहेवियरल एडेप्शन है टाइगर को लेके, मतलब ऐसा कहीं आसपास और देखने को नहीं मिलता, इसलिए इसकी हाई कंजर्वेशन वैल्यू है इस टाइगर रिजर्व की। तो अगर आपको कभी क्वेश्चन में आ भी गया कि कौन सा टाइगर रिजर्व है जिसकी हाई कंजर्वेशन वैल्यू है तराई के रीजन में, तो वो आपका आंसर होना चाहिए पीलीभीत टाइगर रिजर्व। क्यों आखिर ऐसा है? क्योंकि इसके अंदर स्पेसिफिकली कुछ स्पेसिफिक बिहेवियरल और एडेप्शन फीचर्स हैं जो सिर्फ इसी रीजन में पाए जाते हैं। और अगर हम बात करें कि यहाँ पर कैसा फ्लोरा फौना है, तो लगभग 127 एनिमल्स, 326 तरह के बर्ड्स और 2100 तरह के फ्लोरिंग प्लांट्स यहाँ मिलते हैं। इसके अलावा यूपी में और जो प्रमुख प्रोटेक्टेड एरियाज हैं काफ़ी फेमस, सितुफा नेशनल पार्क, कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और सुरसा रिवर बर्ड सेंचुरी। तो यूपी ऑलरेडी बहुत बड़ा स्टेट है, तो बहुत सारे यहाँ पे रिजर्व्स हैं, इन पे फोकस रखिए, इंपॉर्टेंट है, एनवायरमेंट में अक्सर क्वेश्चन आते हैं। अब टाइगर के बारे में भी बात कर लेते हैं। लार्जेस्ट एक्सटेंट कैट स्पीसीज है ये, जीनस पैंथेरा के अंदर आती है। इसका कंजर्वेशन स्टेटस क्या है ये आपको पता होना चाहिए। एंडेंजर्ड है, शेड्यूल 1 के अंदर लिस्टेड है, जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है इंडिया का उसके अंदर। आप याद रखिए कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर कितने शेड्यूल हैं
और कौन से एनिमल इसके बाहर आते हैं, मतलब जिनको आप मार से जिन्हें वर्मिन कहते हैं, आपको पता होना चाहिए। ग्लोबल टाइगर डे 29 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है दुनिया भर में। तो ये बेसिक जो जानकारी टाइगर के बारे में हो गई है। प्रोजेक्ट टाइगर जो लॉन्च किया गया था 1973 में, उसके तहत 9 टाइगर रिजर्व इंडिया में बनाए गए थे। अभी प्रेजेंटली 50 टाइगर रिजर्व्स हैं। क्या करते हैं टाइगर रिजर्व्स? ऑब्वियसली जो टाइगर्स की ब्रीडिंग है उनका प्रजनन बढ़ाने में योगदान करते हैं, फैसिलिटेट करते हैं कि टाइगर्स को किस तरह से उनकी पॉपुलेशन को और बढ़ाया जा सके। किस एजेंसी के अंदर आते हैं, कौन सी नोडल एजेंसी है इनकी? तो वो है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, उसके अंदर ये आता है। और NTCA ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर एक स्टैच्यूटरी बॉडी है। और ये कब बनी थी? तो ये बनाई गई थी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत। और इसी के तहत टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स भी बनाई गई, जिसका काम था क्या करना, जो टाइगर के पोचर्स हैं, जो उनके टाइगर्स का शिकार करते हैं जब इलीगल, उनको पकड़ना और इलीगल किलिंग टाइगर्स की रोकना। क्योंकि टाइगर्स को बहुत ज़्यादा उनकी खाल के लिए या उनकी जो हर्बल वैल्यूज़ हैं, कुछ तो अंधविश्वास के चक्कर में उन्हें मारा जाता था। इसको रोकना ये इसलिए बनाया गया था ये, ठीक है। ये हो गई इसकी बात। अब बात करते हैं प्रगति के बारे में। प्राइम मिनिस्टर ने हाल ही में 33rd प्रगति मीटिंग को अटेंड किया, चेयर किया। प्रगति है क्या? प्रगति का नाम ही आपको पता होगा, प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन, जिसका पूरा नाम है। ये एक मल्टीपर्पज़ व्हीकल है, टेक्नोलॉजी लेड व्हीकल है, जो करता क्या है, ये जो PM है इंडिया के, वो PMO के साथ मिलके और देश भर के अलग अलग जो सेक्रेटरीज़ हैं, जो लोगों के ग्रीवेंसेस हैं, जो समस्याएं लोग लेके आते हैं गवर्नमेंट के पास, उस पर लेकर प्राइम मिनिस्टर PMO डायरेक्टली बात करते हैं इन लोगों से। और ये नेशनल इन्फॉर्मेशन सेंटर जो NIC के तहत चलाया जाता है, तो इसका काम क्या? इसका काम है लोगों की जो प्रॉब्लम्स है उसको सुनना और मॉनिटर करना कि भाई क्या, कहाँ, कौन सी जो सेक्रेटरीज़ हैं या जो ऑफिसर्स हैं वो कैसा काम कर रहे हैं। तो 3 टायर सिस्टम है इसके अंदर। PMO होते हैं, यूनियन गवर्नमेंट के सेक्रेटरीज होते हैं और स्टेट के चीफ सेक्रेटरीज होते हैं। तो वो उनको पूरा बायोडाटा देते हैं, मंथली इंटरेक्शन होता है। तो एक तरह से अकाउंटेबिलिटी बनती है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू लोग, और इसमें डेटा और जियो इन्फॉर्मेशन विजुअल यूज़ किया जाता है कि भाई कौन सी स्कीम कितनी लॉन्च हुई, क्या प्रॉब्लम्स जो लोगों की रही है उसको सॉल्व करने में वो कितना सफल रह पाए हैं। तो ये PM के सामने इश्यूज रेज किए जाते हैं, जो डेटाबेस है पब्लिक ग्रीवांसेस का लेके, कि भाई ये प्रोग्राम चल रहे हैं, ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ये पेंडिंग प्रोजेक्ट्स हैं। तो डायरेक्टली 1-to-1 मॉनिटरिंग करते हैं PMO के ऑफिस से भी, और PM भी इसमें सम्मिलित रहते हैं। तो एक अच्छा तरीका है ICT इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए अकाउंटेबिलिटी बढ़ाने का। इसके अलावा हाल ही में प्राइम मिनिस्टर ने 3rd ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट मीटिंग एक्सपो शुरू किया, उसको इनग्रेट किया डिजिटली 26 नवंबर को। और है क्या ये रीइन्वेस्ट 2020? ये असल में मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के तहत ये स्टार्ट किया गया। नाम से क्लियर, रीइन्वेस्ट मतलब रिन्यूएबल एनर्जी में जो इन्वेस्टमेंट है उसको बढ़ाने का प्रयास है ये। इसकी थीम है इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल एनर्जी ट्रांजिशन। ये 3 दिन का कॉन्फ्रेंस है कि रिन्यूएबल और फ्यूचर एनर्जी चॉइसेस, रिन्यूएबल्स एनर्जी में क्या क्या आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्या ऑप्शंस हैं, उसके बारे में। और इस बार ये डिजिटली हुआ है क्योंकि ऑब्वियसली आपको पता है कोरोना की वजह से। अब ख़ास बात यह है कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। इसका ऑब्जेक्टिव है, नाम से क्लियर है, कि डेवलप करना, स्केल अप करना, रिन्यूएबल एनर्जी में क्या क्या जो डेवलपमेंट हो सकती है उसको लेकर। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट कम्युनिटी जो है अलग अलग देशों की, क्या कोई इंडस्ट्री काम कर रही है, कोई गवर्नमेंट लेट से कोई सब्सिडी दे रही है, इंडियन गवर्नमेंट बोल रही है कि भाई आप हमारे देश में आकर अगर पवन चक्कियाँ लगाएंगे तो हम आपको इतना ज़्यादा टैक्स पे छूट देंगे। तो जो कंपनी सस्ता बना रही है पवन चक्कियाँ, या जहाँ पे इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस हैं, तो ग्रीन कंपनीज, ग्रीन टेक्नोलॉजी और ग्रीन कंट्रीज़ जो उसको प्रमोट करना चाहती हैं, सब एक साथ आके एक जगह मिलकर प्लान बना सकती हैं। तो ये इंटरनेशनल फोरम प्रोवाइड करता है इन्वेस्टमेंट प्रमोशन के लिए रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में। सिग्निफिकेंस क्या है इसकी? भाई इंडिया का जो UN में इंडिया ने जो पेरिस एग्रीमेंट के तहत इंडिया ने जो अपना नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन था, INDC जो बताया था, उसको पाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि 40% जो हम अपनी क्लीन सोर्सेज पे ले आएंगे कैपेसिटी को, उसको पाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन्वेस्टमेंट हो और ऐसे ऑर्गेनाइजेशन सेटअप हो। तो ये इंडिया ने तब INDC के अंदर बोला था कि वो 175 जो गीगावाट है वो बिजली का उत्पादन करेंगे रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी से 2022 तक। तो इसी को लेकर बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये समिट, जहाँ ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगी तो और ज़्यादा ऐसी रिन्यूएबल फैसिलिटी स्टार्ट की जा पाएंगी। अब जल्दी से रिविजन कर लेते हैं और देखते हैं आपको कितना याद है। इन्हीं क्वेश्चंस जो हमने पहले डिस्कस किए उनमें से कुछ क्वेश्चंस हैं कि गरिमा गृह ये टारगेट करता है वुमेन विक्टिम्स को डिफरेंट सर्कमस्टांसेस, जो कि उनको इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट प्रोवाइड करता है रिहेबिलिटेशन के लिए। ट्रू है या फॉल्स? TX2 प्रोग्राम जो है वो WWF ने लॉन्च के दौरान लॉन्च किया गया है, जो कि तब दिया जाता है जब टाइगर पॉपुलेशन कोई देश डबल कर लेता है या कोई पार्क डबल करता है 2022 तक। ट्रू है या फॉल्स? प्रगति को चेयर करते हैं फाइनेंस मिनिस्टर। ट्रू है या फॉल्स? पीलीभीत टाइगर रिजर्व असम में है। ट्रू है या फॉल्स?
जो आईमैक है वो ट्रैक करता है वेसल को हाई सी में और डेटा लाता है फ्रॉम कोस्टल रडार्स, वाइट शिपिंग एग्रीमेंट, और ये गुरुग्राम हरियाणा में लोकेटेड है। सही है या गलत? मैंने जब ये डिस्कस करा था यहाँ गुड़गांव बोला था इसके बारे में, तो गुड़गांव और गुरुग्राम एक ही चीज़ है, इन लोगों को नहीं पता, उनका नाम गुड़गांव का बदल के अब गुरुग्राम कर दिया गया। तो मुझे उम्मीद है आपने सारे आंसर सही लगाए होंगे, अगर आपके गलत हो रहे हैं तो एक बार आप दोबारा रिवाइज कर लें इसको। तो आज के लिए इतना ही, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।